हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर बायो 24/7। स्टूडेंट्स, हमने लास्ट वीडियो में बायोटेक्नोलॉजी एंड प्रिंसिपल्स फॉर क्लास 12 हमने टॉपिक कवर किया था। उस टॉपिक में हमने सबसे जो लास्ट हमारा रहा था वो था आइसोलेशन ऑफ डीएनए हम कर चुके थे, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, मॉलिक्यूलर सीजर्स हम कर चुके थे। आज जो हम करने वाले हैं ये बायोटेक्नोलॉजी एंड प्रिंसिपल्स का पार्ट 2 है, जिसमें हम करने वाले हैं कहाँ से, बायोटेक्नोलॉजी का थर्ड स्टेप हम यहाँ यूज करने वाले हैं। Third step of biotechnology, that is gel electrophoresis. So बच्चों, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या है? Now what is gel electrophoresis? इसमें क्या होता है, जो आपने डीएनए आपको चाहिए था वो जो अलग किया था, उस कंप्लीट डीएनए का पार्ट तो आपके काम का नहीं है, तो उन्हें कट किया जाता है। तो मॉलिक्यूलर सीजर से उसको कट किया। अब कट करने के बाद बहुत सारे डीएनए के फ्रेगमेंट्स कलेक्ट हो गए। अब उसमें से जो आपको चाहिए डिजायर डीएनए वो कौन सा है, वो कैसे निकाला जाए, उसको अलग करने का प्रोसेस हम करते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में। इसमें क्या होता है, एक ट्रे है, कास्टिंग ट्रे जिसको बोलते हैं, इसमें यहां पर ये वेल बने हुए हैं। इस वेल में आप डालेंगे डीएनए फ्रेगमेंट्स। अब ये डीएनए फ्रेगमेंट्स यहां पर कैथोड एंड लास्ट साइड इज एनोड। यहां पर क्या होता है, डीएनए के जो फ्रेगमेंट्स हैं वो अकॉर्डिंग टू देयर साइज अलग होना स्टार्ट होते हैं। जैसे सबसे मोटा लार्जेस्ट वाला साइड, फिर धीरे धीरे इसका लेंथ जो है वो कम होता चला जाएगा। तो लार्जेस्ट जो होते हैं वो वेल की तरफ है और जो स्मॉलेस्ट पार्ट है वो लास्ट में एनोड की तरफ चलता हुआ चला जाता है। ऐसा ही सेम हम यहाँ करेंगे। वेल में डीएनए फ्रेगमेंट डल गए हैं तो लार्जेस्ट पीछे रह जाएंगे, स्मॉलेस्ट डीएनए आगे एनोड की तरफ चलता चला जाएगा। तो स्मॉलेस्ट वाला ही आपको पता लग जाता है। अब वो जो स्मॉलेस्ट वाला है उनको विजुअलाइज करना है। अब इस ट्रे पर डीएनए का फ्रेगमेंट आपको विजुअलाइज करना है, तभी तो आप इसमें से निकालेंगे। तो विजुअलाइज करने के लिए इस पर इथिडियम ब्रोमाइड ETBr ऑरेंज कलर की डाई है उसे डाला जाता है, उस पर यूवी रेस पास कराए जाते हैं जिससे ये बैंड्स चमकने लगते हैं। तो आपको स्मॉलेस्ट साइज का जो बैंड है वो चमक कर दिखेगा, उसे हम अलग कर लेंगे। इस ट्रे में से डीएनए का फ्रेगमेंट स्मॉलेस्ट उसको निकालने का प्रोसेस दैट इज कॉल्ड इल्यूजन। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं। ये जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस है, एक ट्रे है, इस ट्रे में कैथोड एनोड, दिस साइड वेल, अंदर क्या फिल है, डीएनए फ्रेगमेंट्स। इसका मोटिव क्या है, इसका मोटिव क्या है, हमें करना क्या है, हमारा एम क्या है, एम हमारा है टू सेपरेट DNA fragments according to their size। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में आपका जो मटेरियल है वो क्या क्या यूज होता है, देखिए। एक तो ट्रे, जिस ट्रे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस वाली जो ट्रे है जिसमें आप काम करेंगे, जेल का नाम है अगारोस जेल। अगारोस जेल एक्सट्रैक्ट फ्रॉम, कहां से निकाला जाता है इसे, सीवीड
इससे बनने वाले सारे क्वेश्चन हम यहाँ करेंगे। अब सीवीड से इसको लिया जाता है, अगारोस जेल यूज होती है, इलेक्ट्रिसिटी पास कराई जाएगी, देन क्या होता है डीएनए फ्रेगमेंट जो होंगे लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट साइज ऐसे सेपरेट होते चले जाएंगे, ऐसे सेपरेट होंगे। स्मॉलेस्ट कहाँ कलेक्ट होगा? एनोड पर। अब इन्हें विजुअलाइज करना है, तो विजुअलाइजेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट कैसे करेंगे? यूज ईटीबीआर। ईटीबीआर का फुल नेम इथिडियम ब्रोमाइड, which is orange color dye. यहां पर ऑरेंज कलर डाई इस पर डाल के क्या पास कराएंगे? यूवी रेज पास कराएंगे। देन डीएनए के बैंड जो होंगे वो शाइन करने लगेंगे, चमकने लगेंगे। अब आप डीएनए का फ्रेगमेंट अलग कर सकते हैं। तो लास्ट प्रोसेस इज कॉल्ड इल्यूशन। इल्यूशन व्हाट इज देन? व्हाट इज इल्यूशन? Taking out the DNA fragments from the gel electrophoresis. डीएनए का फ्रेगमेंट अलग करना। तो हमारे पास जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पूरा कंप्लीट प्रोसीजर लिखा हुआ है। दैट इज योर थर्ड पॉइंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स प्रिंसिपल। फर्स्ट हमने किया था लास्ट वीडियो में आइसोलेशन किया डीएनए का। अब उस डीएनए में पूरा डीएनए हमारा काम का नहीं है, हमें ले लिए एक डिजायर्ड पार्ट ही काम का है। उस पार्ट को अलग करेंगे तो वहां हम मॉलिक्यूलर सीजर्स यूज कर लेते हैं। फिर उसके बाद वो जो टुकड़ा है उस पीस में से भी आपको पहचानना है कि सबसे ज्यादा यूजफुल कौन सा है, तो उसे हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से अलग करेंगे। अब हम इसके बाद फोर्थ पॉइंट की तरफ जाएंगे, जहां पर अब आपने फ्रेगमेंट ले लिया है, इसको क्या कराएंगे? जीन टैक्सी के साथ ऐड करवाएंगे, वेक्टर्स के साथ ऐड करवाएंगे। देन जब वेक्टर्स के साथ ये कंबाइन कर जाएगा फिर उसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन। तो आगे के प्रोसेस हम करेंगे। आप जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस बच्चे देख लीजिए। चलिए बच्चों, अब जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के बाद हम जो नेक्स्ट टॉपिक करने वाले हैं दैट इज वेक्टर। फोर्थ पॉइंट इज आपने डीएनए का फ्रेगमेंट अलग कर लिया, अब उस फ्रेगमेंट का कैसे और कहां यूज करना है वो देखेंगे। वेक्टर, वेक्टर एक तरीके से व्हीकल है, व्हीकल कह लीजिए, जीन टैक्सी कह लीजिए। क्यों? क्योंकि ये क्या करते हैं, फॉरेन डीएनए को कहां लेकर जाएंगे? होस्ट सेल में लेकर जाएंगे। बिकॉज दे कैरी फॉरेन डीएनए into the host cell। अब एक तरीके से टैक्सी का काम कर रहे हैं, होस्ट सेल में ले जा रहे हैं। तो इनकी क्वालिटी भी है कुछ, और ये किन पर मिलते हैं? फाउंड इन प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट बोथ सेल, दोनों में मिलते हैं। इनकी कुछ क्वालिटी है, वेक्टर की प्रॉपर्टीज हैं। फर्स्ट इज ओराई। नाउ ओराई, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन वर्ड से यहां समझ में आ रहा है कि यार रेप्लिकेशन से रिलेटेड बात होने वाली है। एक तो ये इसका काम क्या करता है, एक ये वो सीक्वेंस है जहां पर रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है। दूसरा, ये कंट्रोल करता है कॉपी नंबर ऑफ
रेप्लिकेशन मतलब कि जैसे कि जितनी कॉपी जाकर के फॉरेन डीएनए अंदर होस्ट सेल में बना रहा है उसको कंट्रोल करता है। तो इसका पहला क्या है, ये को सीक्वेंस वेयर रेप्लिकेशन स्टार्ट। And second is control the copy number of vector. कि कितनी कॉपी बननी है, इतनी जितनी जरूरत है, उससे ज्यादा तो नहीं बन रही है, बहुत कम। जो कॉपी नंबर है उसको कंट्रोल करता है। सेकंड, साइज ऑफ वेक्टर। देखिए बच्चों, वेक्टर का साइज कैसा होना चाहिए, स्मॉल, बिकॉज अगर स्मॉल साइज रहेगा तो इजीली होस्ट सेल में चला जाएगा, इजीली इंसर्ट हो जाएगा। तो साइज शुड बी स्मॉल। वेक्टर का साइज कैसा होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि बहुत इजी पाथ होगा जहां फॉरेन डीएनए इंसर्ट होगा, तो वहां पर साइज कैसा होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए। ओराई एंड साइज ऑफ डीएनए। देन थर्ड वन इज क्लोनिंग साइट। क्लोनिंग साइट ये वो साइट है जहां से आप फॉरेन डीएनए को ऐड करवाएंगे वेक्टर में। Sites where insert foreign DNA. Next is selectable marker. Selectable marker ये वो मार्कर है जो कि क्या बताएंगे, सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आपको पता चलेगा, आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे आरडीएनए एंड ट्रांसफॉर्म्ड सेल। हेल्प्स टू सेलेक्ट द आरडीएनए एंड ट्रांसफॉर्म्ड सेल। आरडीएनए मीन्स व्हाट, रिकॉम्बिनेंट डीएनए, ट्रांसफॉर्म्ड सेल। आप ये देखिए बच्चों, इसको एक बार रिवाइज कर लें। वेक्टर जीन टैक्सी होते हैं जिसको क्या करेंगे, फॉरेन डीएनए को खुद में ऐड करा करके उसको लेके जाएंगे होस्ट सेल में। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों सेल्स में मिलते हैं। इनकी कुछ प्रॉपर्टी है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, साइज ऑफ वेक्टर, क्लोनिंग साइट एंड सेलेक्टेबल मार्कर। दीज प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टीज जो हैं ये हेल्प करेंगी वेक्टर को फॉरेन डीएनए से ऐड कराने में। दूसरा, आइडेंटिफाई करवाने में आरडीएनए एंड ट्रांसफॉर्म सेल। चलिए बच्चों, अब हमें हमारी बुक में जो एग्जाम्पल दिया हुआ है वेक्टर के लिए उसको एक बार देख लेते हैं। PBR 322। फॉर एन एग्जाम्पल, वेक्टर के लिए एग्जाम्पल हमारी बुक में दिया हुआ है, उसको हम ले रहे हैं प्लाज्मिड। अब प्लाज्मिड कौन सा, PBR 322। चलिए, तो प्लाज्मिड की सबसे पहले तो क्या प्रॉपर्टी होती है, देखो प्लाज्मिड क्या होता है बेटा। प्लाज्मिड जो होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल में मिलते हैं। ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग है, इनकी ये प्रॉपर्टी है, इन्हीं की वजह से इनको यूज किया जाता है बायोटेक्नोलॉजी में। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, ये एक्स्ट्रा है तो इन्हीं चीजों के लिए काम आ रहा है। सर्कुलर डीएनए,
डबल स्ट्रैंडेड डेफिनेटली, सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस होता है इनमें, एंड वरुलेंस। वरुलेंस मतलब उग्रता, किसी और के प्रति इन्फेक्शन कॉज करना, इस तरह की चीजें। अब हम इसका जो डायग्राम बुक में दिया हुआ है वो हम बनाते हैं। यहाँ पर एक ये बनाएंगे, एक राउंड सर्कल, एक और सर्कल, देन इसकी साइड बनाएंगे हम। PBr 322, ये टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस है, ये एम्प्लिसिन रेजिस्टेंस है, साइट है। यहाँ पे BAMH1 क्लोनिंग साइट्स हैं, सेल 1, और ये है PST1, और ये साइट है PVU1, देन ROPORI, और यहाँ PVU सेकेंड। बस एक ये नीचे वाली साइट है जो सेकेंड है ना। CLAV1, EcoR1 और HIND सेकेंड। ठीक है, देखो बच्चों, ये एक PBr 322 का डायग्राम है जहां पर इसकी दो रेजिस्टेंट है, टेट्रासाइक्लिन, एम्प्लिसिन। टेट्रासाइक्लिन की तरफ जो क्लोनिंग साइट्स हैं वहां BAMH1 सेल 1, और इस साइड पे एम्प्लिसिन वाले पे PST1 PVU1, ऊपर इन सेकेंड EcoR1 CLAV1। तो एक तरीके से इसके पास बहुत सारी ये क्लोनिंग साइट्स हैं जिनको आप काउंट कर लीजिएगा, 1 2 3 8। ये क्लोनिंग साइट, इसके पास बहुत सारे क्लोनिंग साइट है। अब क्या होगा कि फॉरेन डीएनए इन्हीं किसी साइट पे अटैच होगा जहां से इसको कहाँ कट करके करना होगा, और वही साइट आपको वेक्टर डीएनए से कट करनी है, वही साइट आपको फॉरेन डीएनए से कट करनी है, तब तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। अब यहां पर P स्टैंड्स फॉर प्लाज्मिड, B stands for Bolivar, R stands for Rodrigue, and 322 is the order of replication, order of development. डन बच्चों, ये है हमारे पास PBr 322। PBr 322 हमारी NCERT बुक में दिया हुआ है। इसके पास इतनी क्लोनिंग साइट्स हैं। अब इन क्लोनिंग साइट्स में दो रेजिस्टेंस आपके यहाँ प्रेजेंट है। अब क्या होगा, इन्हीं में से किसी एक साइट पर जाकर फॉरेन डीएनए को ऐड होना है, और फॉरेन डीएनए भी उसी साइट से कटा होना चाहिए, क्योंकि अगर सेम साइट नहीं हुई तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए नहीं बनेगा, और रिकॉम्बिनेंट डीएनए आपको बनाना है तो वेक्टर डीएनए, देन आपका फॉरेन डीएनए सेम साइट से कट होना चाहिए। चलिए अब हम इसका एक एग्जाम्पल कर लेते हैं। जो मैं आपसे कह रही हूँ वो किस एग्जाम्पल पर कैसे सेट होना है वो देखिए। इसको मैं रब कर दे रही हूँ। चलिए बच्चों, अब बनाते हैं हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए। कैसे बनाएंगे देखें जरा। ये है बच्चों फॉरेन डीएनए, एक फॉरेन डीएनए, देन दूसरा आपने क्या लिया है, वही आपका प्लाज्मिड, कौन सा, PBr 322। अब क्या होता है, इन दोनों को ही सेम साइड से काटा आपने। सेम साइड कौन सी, मान लीजिए मैं सेल 1 ले लेती हूँ। सेल 1 से आपने इसे काटा, मतलब दोनों साइड से आप कट कर रहे हैं, तो मैं साइड यहाँ बना देती हूँ। इसको भी सेल 1 से काटा, इसको भी सेल 1 से काटा, तो डेफिनेट है कि यहाँ पर रिकॉम्बिनेंट डीएनए तो बनेगा ही बनेगा, क्योंकि दोनों सेम साइड से कट गए हैं। तो आरडीएनए हमें मिलेगा। ठीक, आरडीएनए जब हमें मिल गया तो अब क्या कराना है, इसको इंसर्ट कराना है। किसमें, होस्ट सेल में।
अब होस्ट सेल में आप आरडीएनए इंसर्ट कराएंगे, तो कैसे कराएंगे? अब आपने दोनों सर्कुलर दिखा दिए तो पता कैसे चले कि इसमें फॉरेन डीएनए ऐड है? तो क्या करेंगे, हम थोड़ा सा डिफरेंट बनाएंगे एक हिस्से को, यानी कि ये जो हिस्सा मैं डिफरेंट बना रही हूं, जैसे कि मान लीजिए ये था हमारा फॉरेन डीएनए कटा हुआ और ये क्या था हमारा प्लाज्मिड, दोनों सेम साइड से कटे हुए थे, दोनों को आपने जोड़ के रिकॉम्बिनेंट बनाया और रिकॉम्बिनेंट डीएनए में ऐसे आपने इसको जोड़ा और जोड़ने के बाद, जोड़ते किससे? लाइगेज से। अब जोड़ने के बाद इनका ट्रांसफॉर्मेशन का ट्रांसफॉर्मिंग प्रोसेस क्या कहलाता है? इंसर्शन इनटू होस्ट सेल। रिकॉम्बिनेंट डीएनए होस्ट सेल में चला जाता है बाय द ट्रांसफॉर्मिंग प्रोसेस। तो अब ये गया रिकॉम्बिनेंट डीएनए। अब ये क्वेश्चन आता है कि यहाँ पर दो साइट हैं, एम्प्लिसिन और टेट्रासाइक्लिन, तो बताइए कौन से में ग्रो करेगा? आप बताएं ये सेल किस में ग्रो करेगा? भाई टेट्रासाइक्लिन या एम्प्लिसिन। आपने साइट कौन सी ली थी? सेल 1 की। तो यहाँ की साइट जब आपने काट दी और यहाँ पर फॉरेन डीएनए ऐड करा दिया तो इसकी रेजिस्टेंस तो चली गई, तो इसमें तो ये ग्रो नहीं करेगा। बची कौन सी साइट? एम्प्लिसिन, तो ये इसमें ग्रो करेगा। ठीक है, मतलब फॉरेन डीएनए प्लाज्मिड डीएनए सेम साइड से काटा, सेम साइड से काटने के बाद डेफिनेटली आपका आरडीएनए बना। आरडीएनए को ट्रांसफॉर्म प्रोसेस से अंदर कराया, किसमें? होस्ट सेल में। अब आपके पास दो साइट है, कौन सी साइट में ग्रो करेगा? जिस साइट को आपने कट कर दिया है उसकी रेजिस्टेंस तो चली गई है, तो ये दूसरी वाली में ग्रो करेगा। इसे देख लीजिए बच्चों। चलिए बच्चों, अब हम इसको अगर इस तरीके से दूसरे तरीके से समझना चाहें तो मान लीजिए एक फॉरेन डीएनए जो है, अब हम दो अलग अलग साइड से कट करके देखते हैं कि मान लीजिए इसको हमने बैम H1 से काटा और इस वाले को हमने कोई दूसरी ही साइड से काटा SMA1 से, तो क्या अब रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनेगा? जब साइट ही बिल्कुल डिफरेंट कर दी है तो डेफिनेट है यहाँ पर रिकॉम्बिनेंट डीएनए नहीं बनेगा। अब रिकॉम्बिनेंट डीएनए नहीं बनेगा तो यहाँ पर जो डीएनए है उसमें कोई डिफरेंस ही नहीं आएगा। तो ये ट्रांसफॉर्म्ड सेल तो है पर कैसी है? नॉन रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्म्ड सेल है। अब क्योंकि रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना ही नहीं तो ये कौन सी साइट पे ग्रो करेगा? दोनों में से किसी की भी रेजिस्टेंस नहीं गई, तो ये दोनों पर ग्रो करेगा। ठीक है, जब रिकॉम्बिनेंट बना ही नहीं तो कुछ ऐड ही नहीं हुआ, जब ऐड ही नहीं हुआ तो रेजिस्टेंस सही सलामत है, तो ये दोनों की तरफ ग्रो करेगा। चलिए बच्चों, अब हम करेंगे एक और एग्जांपल, PUC18 प्लाज्मेट UC18। एक और एग्जांपल हम कर लेते हैं, PUC18। एम्प्लिसिन और यहाँ पर है लेक्जी। इसके पास मल्टीपल क्लोनिंग साइट है, इको R1, SMA1, SAL1, BAM H1, HEND सेकेंड, PST1। इसके पास मल्टीपल क्लोनिंग साइट है। यहाँ पर बच्चों बस एक थोड़ा सा आपको कुछ एक डिफरेंट चीज है जो मतलब बतानी है कि लेक्जी जो है वो बीटा गैलेक्टोसिडेज एंजाइम प्रोड्यूस करता है।
और ये बीटा गैलेक्टोसिडेज, यहां मैं बना देती हूं लेक्जी। कौन सा एंजाइम प्रोड्यूस करता है बीटा गैलेक्टोसिडेज? देन ये बीटा गैलेक्टोसिडेज काम करता है किस पर? एक्स गाल पर। एक्स गाल इसका सबस्ट्रेट है जिस पर ये काम करता है। अगर नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए है तो क्या होगा? बीटा गैलेक्टोसिडेज एक्स गाल पे काम करेगा और एक्स गाल पे काम करने की वजह से ब्लू कलर की कॉलोनी आएगी। अगर ब्लू कलर कॉलोनी है तो आप समझ जाइए नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए है, ठीक है। और अगर डीएनए रिकॉम्बिनेंट हुआ तो क्या होगा? देन क्या होगा? एक्स गाल पर ये काम नहीं करेगा। देन फिर क्या बनेगा? व्हाइट कलर कॉलोनी। तो बीटा गैलेक्टोसिडेज कब कब काम करेगा? जब नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनेगा। इफ नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए, देन बीटा गैलेक्टोसिडेज वर्क ऑन एक्स गाल, ठीक। देन ब्लू कलर कॉलोनी फॉर्म्ड। इफ बीटा गैलेक्टोसिडेज, सॉरी, इफ recombinant DNA form, then बीटा गैलेक्टोसिडेज तो बना है पर ये क्या करेगा? एक्स गाल पे काम नहीं करेगा। नो वर्क ऑन एक्स गाल जो कि इसका सबस्ट्रेट है। देन व्हाइट कलर कॉलोनी फॉर्म्ड। सो अगर आपको पिक्चर में ऐसा दिया जाए, दो कलर अलग अलग दे रखे हैं, ब्लू कलर कॉलोनी, व्हाइट कलर कॉलोनी, देन व्हाइट कलर कॉलोनी के लिए आप बता सकते हैं कि वहां रिकॉम्बिनेशन हुआ है, और ब्लू कलर कॉलोनी है तो आप बता सकते हैं वहां नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए प्रेजेंट है। आई होप ये वाला टॉपिक आपके माइंड में क्लियर होगा। चलिए अब हम करेंगे पीसीआर। पीसीआर भी बच्चों बायोटेक्नोलॉजी में बहुत यूज की चीज है, जरा हम इसे देख लें। पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। अब क्या है ये पीसीआर? इसमें क्या होता है, इसका एम क्या है कि एम्प्लीफिकेशन ऑफ इन विट्रो, मतलब कि सेल के बाहर एम्प्लीफिकेशन ऑफ, एम्प्लीफिकेशन मतलब नंबर बढ़ाना, किसका? डिजायर डीएनए। तो एम्प्लीफिकेशन करना है। यहां पे क्या यूज होता है? यूज मटेरियल अगर हम देखें तो यहां पर टैक पॉलीमरेज, टैक पॉलीमरेज का यूज होता है। एंजाइम जो कि थर्मोस्टेबल है, हाई टेम्परेचर पे भी काम करता है। और एक्सट्रैक्ट फ्रॉम थर्मस एक्वेटिकस, एक्वेटिकस। पीसीआर में क्या होता है? इसमें 3 स्टेप फॉलो होते हैं। स्टेप 1 प्रोसीजर क्या है, इसमें 3 स्टेप फॉलो होंगे, वो देखेंगे हम। सबसे पहले आपके डीएनए का स्ट्रैंड 5 to 3, 5 to 3। डीएनए के स्ट्रैंड्स के बीच में कौन सी बॉन्डिंग होती है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग को तोड़ने का काम किया जाएगा। कैसे? तो स्टेप नंबर 1 इज डीनेचुरेशन। क्या होगा? स्टेप 1 फॉलो डीनेचुरेशन।
डीनेचुरेशन होता है बच्चों हाई टेम्परेचर पे 90 to 92 डिग्री सेल्सियस। ठीक, इस पर क्या होगा, डीएनए के स्ट्रैंड्स को हाई टेम्परेचर दिया जाएगा, देन स्ट्रैंड्स अलग हो जाएंगे। ये आपके स्ट्रैंड अलग हो गए, डीनेचुरेट हो गए। सेकेंड स्टेप में क्या होगा, एनिलिंग कहते हैं। इसमें एनिलिंग प्रोसेस में एनिलर्स को या प्राइमर्स को स्ट्रैंड पर भेजा जाता है। स्टेप सेकेंड, एनिलिंग। अब ये स्ट्रैंड ये रहा, दोनों स्ट्रैंड अभी अलग हैं। इन दोनों स्ट्रैंड्स के पास क्या भेज दिए जाएंगे, प्राइमर्स या एनिलर्स। तो अब ये प्राइमर्स ऐसे ही नहीं है कहाँ पे जाके चिपक जाएंगे, ये क्या होता है, इनको भेजने के बाद ये अपना सीक्वेंस देखते हैं एनिलर्स की, कौन सी साइड से इन्हें जुड़ना है। तो 5 to 3, ये 5 to 3 डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, ठीक है। अब लास्ट एंड फाइनल प्रोसेस, स्टेप 3, एक्सटेंशन। इस प्रोसीजर में आपको लगेगा टेक पॉलीमरेज एंजाइम। यहां पर हम यूज करेंगे, देखो पहले स्टेप से ये हुआ, दूसरे से ये, तीसरे से हम करेंगे एक्सटेंशन, जहां पे हम यूज करेंगे टेक पॉलीमरेज। फाइव थ्री 5 3 5 3 3 5 3 5। ठीक है, अब आपके पास डीएनए के 2 स्ट्रैंड्स मिल गए। एक डीएनए से शुरू किया था, 2 डीएनए मिल गए, एम्प्लीफिकेशन हो गया। फाइनली हमको यहाँ पे कितने डीएनए के स्ट्रैंड मिल गए, 2। एक डीएनए हमने लिया था, एम्प्लीफिकेशन होके हमारे पास 2 डीएनए साइकिल के लास्ट में मिल गए। अब यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा यूज होता है एम्प्लीफिकेशन के लिए, टू की पावर n, जहां पे n क्या है, पीसीआर साइकिल रन, कितना पीसीआर साइकिल रन किया। मान लीजिए यहां पे मैं कहूं n बराबर 2, यानी कि मैंने पीसीआर के 2 साइकिल चलाए, तो 2 की पावर 2, तो कितने डीएनए बन गए, 4 डीएनए। अगर मैंने पीसीआर का 1 साइकिल चलाया तो 2 की पावर 1 यानी कि 2, और हमारे पास डीएनए कितने फॉर्म हो गए, 2। ठीक है, 1 साइकिल चलाएंगे तो 2 साइकिल चलाएंगे तो 4, 2 की पावर n से उसको हम क्लियर कर लेंगे। ये था हमारा पीसीआर, जहां पे हमने एम्प्लीफिकेशन ऑफ डीएनए किया, 3 स्टेप फॉलो किए, डीनेचुरेशन, एनिलिंग एंड एक्सटेंशन। अब बच्चों पीसीआर यूज कहाँ आता है, बायोटेक्नोलॉजी में सबसे ज्यादा इसका यूज किया जाता है आजकल। एक तो एड्स के डिटेक्शन में, दूसरा ह्यूमन इवैल्यूएशन में, और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में इसका विशेष यूज किया जा रहा है। तो अगर हम इसका यूज लिखना चाहें तो हम यही लिख सकते हैं, यूज ऑफ पीसीआर। बहुत यूज हो रहा है इसका। फर्स्ट, ह्यूमन इवैल्यूएशन, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में भी इसका यूज हो रहा है।
डिटेक्शन ऑफ एड्स, और अभी बहुत सी बीमारियों के उसमें भी किया जा रहा है इसका यूज, बायोटेक्नोलॉजी का बहुत यूज किया जा रहा है। चलिए बच्चों इसे देख लीजिए। अब हम करने वाले हैं इसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस। एम्प्लीफिकेशन कर लिया, अब हम ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। Now what is transformation? Insertion of vector DNA into the host cell. होस्ट सेल में इसका इंसर्शन कराना। अब उसके लिए क्या करना पड़ता है, देखो अगर वेक्टर डीएनए को होस्ट में डालना है तो डेफिनेट है कि दो अलग अलग चीज़ों को मिक्स करने की आप कोशिश कर रहे हैं तो उनमें आपस में कंपैटिबिलिटी होनी चाहिए। जैसे कि अगर हमारी वाइब्स किसी से मैच नहीं हो रही तो हम उसे बिल्कुल एडजस्ट नहीं करेंगे, तो थोड़ा कॉम्पिटेंसी यानी कि मैच आप थोड़ा बहुत बिठाने की कोशिश करेंगे ताकि वो उसको अंदर जाने दे। तो फर्स्ट है कॉम्पिटेंसी। कॉम्पिटेंसी कैसे जनरेट कराई जाए, इसके लिए यूज करते हैं डाइवेलेंटाइन सॉल्यूशन। ये सॉल्यूशन क्या करेगा, डाइवेलेंट सॉल्यूशन CaCl2 ये सॉल्यूशन है। इस सॉल्यूशन क्या करेगा, सेल में पोर बना देगा, पोर साइज इंक्रीज करेगा, देन वेक्टर डीएनए आसानी से होस्ट में इंसर्ट कर जाए। ये करेगा पोर साइज इंक्रीज करने का काम। तो कॉम्पिटेंसी यानी कि कंपैटिबिलिटी, ठीक है। अब हम बात करें सेकेंड इज हीट शॉक मेथड। हीट शॉक मेथड में क्या है, कभी ठंडा कभी गर्म, कभी ठंडा कभी गर्म, ये करना है ताकि इंसर्शन किया जा सके। बैक्टीरियल सेल में यूज होता है। यहाँ पे कभी 42 डिग्री सेंटीग्रेड, कभी 5, फिर 42 मतलब हाई टेम्परेचर, देन लो टेम्परेचर, देन हाई टेम्परेचर, देन लो टेम्परेचर। उसके बाद सेल खुद ही हार मान जाएगा, फिर उसके अंदर आराम से वो अपने अंदर आने देगा। थर्ड इज माइक्रो इंजेक्शन, एनिमल सेल में यूज होता है ये। माइक्रो इंजेक्शन मेथड में क्या होता है, यूज इन एनिमल सेल। यहां क्या होगा, डायरेक्टली इंजेक्शन, डायरेक्टली आरडीएनए का इंजेक्शन, रिकॉम्बिनेंट डीएनए का इंजेक्शन कहां दे दिया जाएगा, इनटू द न्यूक्लियस सेल। फोर्थ मेथड इज बायोलिस्टिक मेथड, बहुत पॉपुलर है बायोलिस्टिक, प्लांट सेल में यूज होता है। इसे जीन गन मेथड भी कहते हैं। यूज इन प्लांट सेल, कहाँ यूज होगा, ये प्लांट सेल में यूज होता है। अब प्लांट सेल में अगर ये यूज होता है तो यहाँ पर क्या होता है कि बम्बार्डमेंट की जाती है प्लांट सेल में, किसकी, जीन गन से बम्बार्डमेंट की जाती है रिकॉम्बिनेंट डीएनए की, जहां पे वो जो बुलेट्स हैं वो किसकी बनी हुई है, टंगस्टन की। टंगस्टन की बनी होती है, प्लेटिनम टंगस्टन, ठीक है। यहाँ पे बुलेट किसके फॉर्म है, टंगस्टन की बुलेट फॉर्म है टंगस्टन की। तो यहाँ पर क्या होता है, प्लांट सेल पर डायरेक्टली बम्बार्डमेंट की जाती है।
यूज फ्रॉम गोल्ड पार्टिकल्स। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस, होस्ट सेल में वेक्टर को डालना है क्योंकि वेक्टर फॉरेन के डीएनए के साथ ऐड हो चुका है, अब उसे आप होस्ट में डालेंगे। तो डालने का प्रोसेस 4 तरीके से संभव हो सकता है, या तो कॉम्पिटेंसी जनरेट हो, उसकी वाइब उसको समझ में आ जाए कि हाँ ये यूज होना है। ठीक, दूसरा हीट शॉक मेथड, सेल को ऐसे ट्रीटमेंट दिए जाएं चिल्ड हॉट, देन सेल अपने आप ही उसको इंसर्ट करवा लेगा। माइक्रो इंजेक्शन, डायरेक्ट इंजेक्शन दे दिए जाए न्यूक्लियस में एनिमल सेल में। बायोलिस्टिक मेथड प्लांट सेल में यूज होता है, जहां पे जो बुलेट्स हैं वो किसकी बनी हुई है, टंगस्टन और गोल्ड पार्टिकल्स की बनी हुई है, डायरेक्ट बम्बार्डमेंट की जाएगी इसमें। ठीक है बच्चों, ये हो गया ट्रांसफॉर्मेशन। अब हम नेक्स्ट प्रोसीजर जो करेंगे ट्रांसफॉर्मेशन के बाद, वो क्या होता है, स्क्रीनिंग। स्क्रीनिंग मतलब अलग करना। अब इंसर्शन हो गया, इंसर्शन के बाद वाले जो प्रोसेस हैं वो बिल्कुल अब छोटे छोटे टॉपिक रह गए हैं और आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। ट्रांसफॉर्मेशन के बाद हम करेंगे नेक्स्ट बायोरिएक्टर्स का यूज होगा यहाँ। बायोरिएक्टर्स का यूज क्यों, क्योंकि होस्ट सेल में आपने ऐड तो करा दिया है, लेकिन अभी क्या है, इनको 1-2 सेल में तो आपको चाहिए नहीं, आपने बहुत बड़े मेजरमेंट पे इनका प्रोडक्शन करना है। तो बहुत बड़े मेजरमेंट पे अगर प्रोडक्शन करना है तो यहाँ यूज होते हैं रिएक्टर्स। ये बड़े बड़े टैंक होते हैं, 1000 लीटर वॉल्यूम तक के होते हैं, वहां पर प्रोडक्शन होती है। अब वहां भी हमारे पास 2 तरह के बायोरिएक्टर्स यूज होते हैं, एक स्ट्रेड, एक स्पार्स्ड। स्पार्स्ड थोड़ा मॉडर्न टेक्निक पे यूज है, स्ट्रेड पुराना है, जिसमें क्या होते हैं कि फॉर्म सेपरेटर अलग होते हैं, ऑक्सीजन प्रोवाइड की जाती है। तो ये इसमें इन्फ्लेमेटर होते हैं जो क्या करते हैं, इसको मूव करते हैं और ऑक्सीजन के प्रेजेंस में प्रोडक्शन होती रहती है। और नीचे ऊपर जो हल्का मटेरियल होता है, जो यहाँ पे इनसॉल्युबिलिटी होगी, वो धीरे धीरे उसको अलग कर लिया जाएगा, डाउन स्ट्रीमिंग कर ली जाएगी। और जो जो चीजें यहाँ यूज है प्रोडक्शन, वो बायोरिएक्टर में यूज होती है। तो बायोरिएक्टर वो टैंक्स हैं जहां पे आप 2 तरह के टैंक यूज कर सकते हैं, स्ट्रेड और स्पार्स्ड। वैसे बहुत सारे होते हैं, पर हमारे एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हमें 2 ही पढ़ने हैं। यहाँ पर क्या होता है, ये दोनों रिएक्टर्स 1000 लीटर के टैंक होते हैं, जहां पर बहुत बड़े मेजरमेंट पे आपको प्रोडक्शन बनानी है। तो एक तरीके से प्रोडक्शन चाहिए अब आपको, क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी यूज ही क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आपको ह्यूमन वेलफेयर के लिए काम करना है ना। तो फिर जो प्रोडक्ट बना रहे हो बहुत बड़े मेजरमेंट पे बना, सोचो आंवला तेल ही बना रहे हैं तो बड़े मेजरमेंट पे बनाना है, क्योंकि आपको बहुत सारे लोगों को इसको लाभ उठाने के लिए देना है। तो प्रोडक्शन बहुत बड़े मेजरमेंट पे करनी है, देन बायोरिएक्टर यूज होगा। प्रोडक्ट अगर बन गया, देन डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस। डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस इज व्हाट, इट इज अ प्रोसेस इन विच यू प्योरीफाई द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट को प्योरीफाई करने का प्रोसीजर है, यानी कि ऐसे ही तो प्रोडक्ट बनने के बाद उसको दे दिया नहीं जाएगा, उसको प्योर किया जाएगा, फिल्टर किया जाएगा। तो प्योरिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट। अगर प्रोडक्ट का डाउन स्ट्रीमिंग ये है, तो अप स्ट्रीमिंग क्या हो गया कि प्रोडक्ट बनाने के लिए जो जो प्रोसीजर आप यूज कर रहे हैं, तो वहां से जो स्टार्टिंग है उसको अप स्ट्रीमिंग कहेंगे। ये डाउन स्ट्रीमिंग है कि प्रोसीजर को अब आप प्रोडक्ट को बनाकर निकालना शुरू करिए। देन तो बच्चों हमारा बायोटेक्नोलॉजी आपके 8 स्टेप जो यहाँ फॉलो होने थे हमने कर लिए हैं। आई होप आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आज हमने जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, पीसीआर, ट्रांसफॉर्मेशन, PUC 18 एंड PBR 322 अच्छे से किया है।
बच्चों अगर आपको कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो इस यहाँ आज तक के टॉपिक से, बायोटेक्नोलॉजी के 2 पार्ट मैंने बनाए थे, पार्ट 1 एंड पार्ट 2, तो प्रिंसिपल वाला टॉपिक डन है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन करेंगे। अगर आपको कोई क्वेरी, कोई क्वेश्चन हो तो आप उसको कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं ताकि मैं आपके सॉल्यूशन दे सकूं। तब तक बच्चों चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू बच्चों।